हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। पिछले लेक्चर में हम लोग स्टडी स्टेट एनालिसिस का लगभग 80% फिनिश कर चुके हैं। 20% में अब पढ़ेंगे हम लोग पावर रिलेशन, पावर फैक्टर। ये छोटा सा टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए तो बहुत ही सिंपल है, बट जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट है उनको अगर यहाँ से एक्टिव रिएक्टिव क्वेश्चन आता है तो उनको कहीं ना कहीं स्ट्रगल फील होता है। और इंस्ट्रूमेंटेशन वाली ब्रांच वाले स्टूडेंट खास करके ये करिएगा, क्योंकि आपको मशीन और ईएमएफटी अब ऐड हो चुका है। इस वजह से मशीन ऐड होने की वजह से पावर और पावर फैक्टर के ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं नेटवर्क में भी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और इसी वाले स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा डरिएगा मत। बहुत ही सिंपल तरीका है, नेटवर्क में पावर और पावर फैक्टर के सॉल्व करने में ज्यादा तकलीफ आपको नहीं आएगी। और जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे जिसको डिटेल वर्जन में पढ़ना है कि पावर फैक्टर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है, एक्टिव पावर क्या होता है, तो डिटेल वर्जन मेरा वीडियो सुनिएगा। वहां पर मैंने एक पानी की टंकी वाला एग्जांपल बहुत अच्छा दिया है, जिससे आपको एक रिएक्टिव पावर की एक अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो ऐसे स्टूडेंट जो सुन रहे हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं, जिनको सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं और टाइम है आपके पास, तो जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे जाइए और फुल वर्जन सुनिए, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं बता सकता। ठीक है, चलिए अब जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे आते हैं। आपने 3 एलिमेंट पढ़े। कौन कौन से एलिमेंट? एक रेजिस्टेंस पढ़ा, एक इंडक्टर पढ़ा और एक कैपेसिटर पढ़ा। 3 फंडामेंटल एलिमेंट आपने पढ़ रखे हैं। अब देखिए इनमें क्या होता है। पावर की अगर बात करें, सिंपल अगर मैं पावर के बारे में बोलूं तो यहां पर पावर की बात करें तो यहां पर सिंपली आपका एक्टिव पावर नॉट इक्वल टू 0 और रिएक्टिव पावर क्या होता है? 0 हो जाता है। एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर है ना। एक्टिव पावर की यूनिट किलोवाट होती है या फिर वॉट भी बोल सकते हैं, और रिएक्टिव पावर की केवीआर, एमवीआर या वोल्ट एम्पेयर, रिएक्टिव वीआर भी लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ आपका एक्टिव पावर होता है, इसी को हम लोग रियल पावर बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज पावर बोलते हैं, है ना। एक्टिव पावर भी इसी को बोलते हैं, सब अलग अलग नाम है, रियल पावर, एक्टिव पावर। ठीक है, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पावर, रिएक्टिव पावर, इसके नाम है। यहां पर क्या होगा आपका, यहां पर एवरेज पावर क्या होता है? आइडियल इंडक्टर में एवरेज पावर क्या होता है आपका? 0 होता है। एवरेज पावर बोलूं या एक्टिव पावर बोलूं एक ही बात है, बट यहां पर रिएक्टिव पावर क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली यहां पर एक्टिव पावर भी, प्योर कैपेसिटर में भी एक्टिव पावर क्या होता है? 0 होता है। सिर्फ और सिर्फ यहां पे रिएक्टिव पावर होता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखिए यहां पर कई स्टूडेंट यहां पे इसमें जो रिएक्टिव पावर है इंडक्टर में उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव होता है, बट ये आपके कंसिडरेशन के ऊपर है पूरा का पूरा, है ना। चलिए, तो ये बेसिक से चीजें बता दी, किसमें कौन से एलिमेंट में एक्टिव पावर होता है, किसमें रिएक्टिव पावर होता है। अच्छा, यहां पर एलिमेंट के हिसाब से अगर मैं ओमिक वैल्यू में चेंज करूं तो ये आर हो जाएगा, ये आपका जे एक्सएल, ये माइनस जे एक्ससी। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर अगर मुझे एक्टिव पावर लिखना है इन टर्म्स ऑफ दिस पावर, एक्टिव पावर लिखना है, तो एक्टिव पावर में क्या लिख सकता हूं? P इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, आई स्क्वेयर आर एम एस, है ना, आर एम एस, आई स्क्वेयर आर। और यहां पर अगर मुझे रिएक्टिव पावर लिखना है तो रिएक्टिव पावर में क्या लिख सकता हूं? आई स्क्वेयर, या पूरा आई है ना, आर एम एस में चलता, आई स्क्वेयर एक्सएल। तो ये हो गया रिएक्टिव पावर। यहां रिएक्टिव पावर लिखूं तो ये हो जाएगा आई स्क्वेयर एक्सी, है ना, आई स्क्वेयर एक्सी। अब आप बोलेंगे सर ये माइनस का क्या है? माइनस का आपको सिंपली आपको ये अगर पॉजिटिव है उसके रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव है ना, बाकी तो आपको मैग्नीट्यूड से ही काम होने वाला है। आई बात समझ में? तो इसमें आपका देखिए ये तो क्या हो गया, पावर की बात हो गई, इसमें एक्टिव पावर 0 होगा, इसमें भी एक्टिव पावर 0 होगा, इसमें रिएक्टिव पावर 0 होगा, और इस तरीके से एलिमेंट में लिखने का तरीका है। इनकी यूनिट जो है वो किलोवाट हो जाएगी, और या फिर बोले वॉट, है ना, और ये हो जाएगा वोल्ट एम्पेयर, रिएक्टिव, या फिर के लगा लीजिएगा, ये भी वीआर, है ना। लैगिंग और लीडिंग रहेगा, इसमें लैगिंग रहेगा, इसमें लीडिंग रहेगा। ये पावर फैक्टर के हैं, ये लैगिंग रहेगा और ये लीडिंग रहेगा। बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहा हूं मैं आपको, है ना। अदरवाइज तो पावर सिस्टम जो मुझसे पढ़े होंगे तो वोल्टेज कंट्रोल, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के ऊपर मैंने एक पूरी यूनिट पढ़ाई है, हर चीज को बहुत डिटेल वर्जन में ले गए, बट उतना नेटवर्क के हिसाब से जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े अगर, तो इसके हम लोग अलग अलग दूसरे फॉर्मूले भी होते हैं। कैसे फॉर्मूले होते हैं? अगर आपको एक्टिव पावर लिखना है तो क्या ऐसा भी लिख सकते हैं, वी आर एम एस, आई आर एम एस और कॉस फाई, दैट इज एक्टिव पावर। और ये कॉस फाई क्या होता है? पावर फैक्टर होता है। रिएक्टिव पावर लिखना है तो वी आर एम एस, आई आर एम एस, साइन फाई। ठीक है, और अगर आपको अपरेंट पावर लिखना है तो वी आर एम एस,
इंटू IRMS दैट इज अपेरेंट पावर, और ये अपेरेंट पावर होता है और ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स पावर। कॉम्प्लेक्स पावर लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, VRMS इंटू IRMS का कॉन्जुगेशन। तो ये आपका क्या हुआ, ये अपेरेंट पावर हुआ, ये कॉम्प्लेक्स पावर हुआ। अब आप बोलेंगे सर अपेरेंट पावर कॉम्प्लेक्स पावर तो एक ही होता था। नहीं, अपेरेंट पावर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा जाता है और कॉम्प्लेक्स पावर में मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों लिखा जाता है, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब यहां से आप पावर ट्रायंगल की डेफिनेशन भी लिखते हैं। पावर ट्रायंगल का मतलब है ये आपका 5 पावर फैक्टर हो गया। ठीक है, और यहां पर आपका ये हो गया आपका S, ये हो गया S, ये हो गया Q, ये हो गया P। और यहां से आप अलग अलग अगर Q को लिखना है तो P tan phi भी लिख सकते हैं, P tan phi। और tan phi क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यहां से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपका पावर फैक्टर, फाई क्या है आपका पावर फैक्टर एंगल है। और यहां पर आप एक रिलेशन और लिख सकते हैं, S इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर। कहां से आता है ये फॉर्मूला आता है P प्लस माइनस JQ। ठीक है, रियल पार्ट जो है आपका एक्टिव पावर है, इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका रिएक्टिव पावर है ना। रियल पार्ट क्या है आपका एक्टिव पावर है, इमेजिनरी पार्ट रिएक्टिव पावर है। इससे ही आपने ये फॉर्मूला लिख दिया और इससे ही आप Q बाय P भी लिख सकते हैं, tan phi इक्वल टू, चल जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, तो ये रहे सारे पावर के रिलेशन। इतने पावर के रिलेशन आपको काम आने वाले। अब बात करते हैं हम लोग पावर फैक्टर की। किसकी बात करें, पावर फैक्टर की। तो पावर फैक्टर भी बड़ा आसान है। पावर फैक्टर के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आपको कौन सा ध्यान में रखना है सब बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, cos phi इक्वल टू P बाई S, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला, हर जगह एप्लीकेबल होगा। cos phi, ठीक है, पावर फैक्टर का मतलब है कि आप टोटल पावर में कितना एक्टिव पावर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कितना हो जाएगा, R बाई Z भी हो जाएगा, Z। ठीक है, cos phi G बाई Y कंडक्टेंस डिवाइडेड एडमिटेंस, या फिर cos phi एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ये भी आपका पावर फैक्टर। तो इतने सारे पावर फैक्टर के फॉर्मूले हैं आपके। ठीक है, तो ये पूरे मैंने पावर रिलेशन, पावर फैक्टर, अब मैं इनके डेप्थ में नहीं गया हूं कि पावर फैक्टर क्या होता है, एक्टिव पावर क्या, रिएक्टिव पावर क्या, ये सारा जी सेंटर एप्लीकेशन पे जाइए, फुल वर्जन में सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन कराने के लिए मैंने सारे फॉर्मूले एक जगह पे लिख दिए हैं। आई होप इससे ज्यादा की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है, बाकी मैंने डिटेल वर्जन पढ़ा दिए। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, the voltage across the circuit in the figure and the current through it are given by the following expression, V of t और I of t का expression given है, where omega equal to 100 pi radian if the average power delivered to the circuit is 0, average power क्या बोल रहे हैं, 0 बोल रहे हैं, then the value of x is, अब x कहाँ है आपका, ये x है, और यहाँ सॉरी यहाँ पे नहीं है x, ये ऊपर है, x यहाँ पे है, और ये सर्क्यूट एलिमेंट है, वोल्टेज और करंट दोनों के एक्सप्रेशन गिवन है, और बोला है आपसे कि जो एवरेज पावर है वो क्या है आपका 0 है। अब देखिए ध्यान से इनको देखना है आपको। सबसे पहले वोल्टेज को देखो, वोल्टेज V ऑफ टी क्या गिवन है आपको, V ऑफ टी गिवन है 5 माइनस 10 कॉस ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। तो सबसे पहले आपको देखिए इस एक्सप्रेशन में ये है डीसी क्वांटिटी और ये है एसी क्वांटिटी। इस V ऑफ टी में डीसी भी है और एसी भी है, दोनों क्वांटिटी है। इस करंट में डीसी भी है और एसी भी है, एसी क्वांटिटी भी है ना। तो इसका मतलब है पहले तो आप ये काम करिए कि ये जो माइनस है इसको आपको प्लस बनाना है, क्योंकि अदरवाइज आपके ये जो साइन और कॉस है ना ये डिफरेंट हो जाते हैं, है ना। तो ये माइनस जो है इसको आपको जल्दी से जल्दी प्लस बनाना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रखना है आपको, पॉजिटिव रखना है। इसका जो पूरा साइन का जो पीक वैल्यू है ये आपकी काय में आनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, है ना। तो इस माइनस को रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं -10। अब देखिए इस कॉस को कॉस ओमेगा टी प्लस 60, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको अगर मैं ऐसा लिखूं कि ओमेगा टी प्लस 180 माइनस 180 में से कितना माइनस कर लें कि 60 हो जाए, 120 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये 60 बन जाएगा। तो इस 60 डिग्री को मैं 180 माइनस 120 में लिख सकता हूं। अब आप बोलेंगे सर आपने तो 90 माइनस समथिंग में लिखते थे हम लोग इससे पहले के जितने क्वेश्चंस करे, यहां आप 180 क्यों लिख रहे? 180 इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि मेरा जो करंट है वो भी कॉस में है, तो मुझे इस कॉस को कॉस में ही रखना है, साइन में नहीं ले जाना है, क्योंकि साइन में ले जाऊंगा तो फिर दिक्कत होगी, मुझे कंपैरिजन करने में फिर दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज और करंट की कंपैरिजन करने में फिर दिक्कत होगी। तो मेरी कोशिश है कि ये जो कॉस है इसको मैं कॉस में ही रखूं, बस ये मुझे माइनस साइन ही तो रिप्लेस करना है। तो मुझे पता है कि कॉस ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री
कितना होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी। तो मैं डायरेक्टली क्या ऐसा लिख सकता हूं, यहां पे v ऑफ टी इक्वल टू 5 और इसकी जगह में लिख देता हूं -10 और माइनस कॉस ओमेगा टी और ये 120 एज इट इज सीधा साधा उतर आएगा, है ना। ये देख रहा होता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, और ये वापस यहाँ पे छलांग लगा के आ गया। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बन जाएगा, तो 5 + 10 कॉस ओमेगा टी माइनस 120, तो दैट इज अवर v ऑफ टी। ठीक है, तो ये अब हमने कन्वर्ट करके अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में लिख दिया है, और इससे हमारा करंट जो है, करंट भी चेंज नहीं हुआ। करंट क्या हो गया आपका, करंट i ऑफ टी इक्वल टू 5 + x कुछ है और कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोग पावर है, अब आपको क्या बोला है, एवरेज पावर 0, एवरेज पावर निकालना है आपको। देखिए एवरेज पावर क्या होता है, ये एवरेज पावर, टोटल एवरेज पावर निकालेंगे। तो ये जो डीसी क्वांटिटी है 5 × 5, तो ये तो डायरेक्टली क्या होते हैं, मल्टीप्लाई वोल्टेज इंटू करंट। डीसी में तो ऐसे ही होता है, वोल्टेज इंटू करंट। प्लस एसी में अगर आपको करना है, एसी में करना है आपको, तो एसी में क्या हो जाएगा, इसका आरएमएस मतलब VRMS IRMS ऐसा लिखते हैं ना। चलो मैं पहले बता दूं, VRMS IRMS और cos 5 ये लिखते हैं हम लोग एसी पावर में। तो इसका मतलब है कि P एवरेज जो कि आपका क्या है 0 और ये हो गया 25 प्लस VRMS कितना है 10 / √2 और IRMS कितना है x / √2 और cos 5 क्या होता है, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो ये आपका जो आपका करंट है 0 डिग्री पे, है ना। करंट आपका कहाँ पे है, 0 डिग्री पे है, और वोल्टेज कितना है 120 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ये 120 डिग्री आपका -120 डिग्री। हमें तो क्या मतलब है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल पावर फैक्टर होता है। तो ये कितना है 120, तो ये हो जाएगा cos 120। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पे 25, ये देखिए ये 0 25 और ये हो जाएगा cos 120 डिग्री, कितना हो जाएगा -1/2 तो 10/2 इंटू x और ये हो जाएगा -1/2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो 2 × 5 = 10, 25 तो माइनस है, तो माइनस पूरा का पूरा क्वांटिटी उठा या इधर उठा के 25 माइनस में, और ये भी कितना हो जाएगा आपका -5x/2, तो ये हो गया 50, माइनस माइनस कैंसिल, तो x = 10, x = कितना हो गया 10। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 10 हो जाएगी। था ना मजेदार। तो यहां पे 2-3 चीजें आपने सीखी है, किस तरीके से वोल्टेज के एक्सप्रेशन और करंट के एक्सप्रेशन में अगर डीसी और एसी दोनों है तो किस तरीके से हमें पावर निकालना है, किस तरीके से पावर निकालना है। बाकी वो पावर आपको वो आरएमएस और आरएमएस वैल्यू तो निकालता आता होगा ना अंडर रूट करके, अभी आएगा, आगे भी आएगा, एक आध क्वेश्चन में करवा दूंगा वहां पर भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 गेट 2016 का क्वेश्चन है। द वोल्टेज V एंड करंट अक्रॉस द लोड एज फॉलोज। वोल्टेज करंट दे रखे हैं, द एवरेज पावर कंज्यूम बाय द लोड। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या गड़बड़ करते हैं, आप सर ने सिखाया कि एवरेज पावर क्या होता है, एवरेज पावर होता है VRMS और IRMS कर दो और cos 5 कर दूं। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, वोल्टेज का RMS तो बड़ी आसानी से लिख देते हैं कि 100 / √2। करंट के आरएमएस में क्या करते हैं, जो उन्होंने सीखा है कि अंडर रूट, देखिए इस करंट के एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, वो करते हैं 10² 2, है ना। सब सीखा है हमने, फोरियर भाई साहब ने जैसा बताया था वैसा सीखा है हमने, 2² और देन 5² 2 और पूरा इसको कैलकुलेट करते हैं, पूरा इसको इस करंट को कैलकुलेट करते हैं। आपको ऐसा कतई नहीं करना है, क्यों, क्योंकि जो वोल्टेज है, वोल्टेज सिर्फ ओमेगा टी की फ्रीक्वेंसी पे, ओमेगा फ्रीक्वेंसी पे ही वोल्टेज गिवन है। तो हमें जो करंट का जो वैल्यू कंसिडर करना है वो सिर्फ ये वाला कंसिडर करना है जो कि ओमेगा टी पे। ये 3 ओमेगा टी या 5 ओमेगा टी फ्रीक्वेंसी पे हमारे पास वोल्टेज ही अवेलेबल नहीं है, तो इनको हमें कंसिडरेशन में नहीं लेना है। अगर इस वोल्टेज में आपके 3 ओमेगा टी या 5 ओमेगा टी वाली वैल्यू होती तो कंसिडरेशन में लेते, अब नहीं है तो नहीं लेंगे। डायरेक्टली हमें जो वोल्टेज है ना, क्योंकि वोल्टेज और करंट आपके सेम फ्रीक्वेंसी वाले कंसिडर करना है। तो इस बार हमारे यहाँ पे अगर यहाँ 3 ओमेगा टी 5 ओमेगा टी होते तो इस तरीके से हम वोल्टेज का भी लिखते और करंट का भी लिख के फिर करते। तो ये आपको नहीं करना, ये कॉमन मिस्टेक मैंने आपको बता दी है। अब डायरेक्टली करंट कौन सा कंसिडर करना है, सिर्फ ये वाला, तो 10/√2 और cos 5 ये 0 डिग्री, ये -60 मतलब 60 cos 60। ठीक है, cos 60,
तो cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा आपका ये 50 500 इंटू 1/2 दैट इज 250, 250 वॉट इज द आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन इसलिए करवाया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, आपको नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका बहुत अच्छा, इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज V ऑफ टी एंड करंट I ऑफ टी दे रखा है, फाइंड रियल एंड रिएक्टिव पावर। अब देखिए यहां पर, और सेकंड क्वेश्चन है अपेरेंट पावर एंड कॉम्प्लेक्स पावर निकालना है, पावर फैक्टर एंड लोड इंपीडेंस सब निकालना है। सारी चीजें मैंने पूरे के पूरे जितने फॉर्मूले हैं वो सारे यहां पे यूज हो जाने हैं। ठीक है, चलिए वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक काम करें, रियल पावर अगर फाइंड आउट करेंगे, रियल पावर मतलब एक्टिव पावर, तो VRMS IRMS, बट cos फाई में फंस जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो cos फाई निकालने का तरीका है कि वोल्टेज और करंट कितने एंगल पे, दोनों के दोनों वोल्टेज और करंट कितने एंगल से आपके सेपरेटेड है वो एंगल कंसिडर करना है। तो देखिए एंगल कैसे, ये आपका रेफरेंस 0 डिग्री रेफरेंस, ठीक है 0 डिग्री रेफरेंस, और उसके बाद अब आप वोल्टेज देखिए, वोल्टेज कितना है 10 डिग्री, क्या हो गया आपका 10 डिग्री लेग हो गया, 10 डिग्री लेग हो गया, ये -10 डिग्री है ना, -10 डिग्री। अच्छा, ये करने से पहले ये भी चीज देखना है कि दोनों काय में होना चाहिए, या तो कॉस में या तो साइन में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, पता चले एक कॉस में दूसरा साइन में और आप लगा रहे हैं तो स्वाहा हो जाएगा। करंट कितना है, करंट है +50 डिग्री, +50 डिग्री मतलब इधर के साइड में एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया आपका करंट कितना +50 डिग्री, +50 डिग्री। तो ओवरऑल एंगल कितना आ गया, ओवरऑल एंगल आ गया आपका वोल्टेज और करंट के बीच का 50 और 10 कितना हो गया 60 डिग्री एंगल हो गया, और यही आपका जो एंगल है यही पावर फैक्टर एंगल कहलाता है। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, एक्टिव पावर निकालना बड़ा आसान हो गया है ना। वन बाय वन चलते हैं, तो पहला हम लोग यहीं से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा P = VRMS 60 डिवाइडेड बाय √2 और करेंट 1.5 डिवाइडेड बाय √2 और cos 60, इसको सॉल्व कर देंगे अभी 2 मिनट कैलसी से। ठीक है, चलो कैलसी से क्या है 30 और इंटू 1.5 इंटू cos 60 1/2, 15 और 15 225, तो 22.5 वॉट हो गया आपका एक्टिव पावर, रियल पावर हो गया। सिमिलरली आपको रिएक्टिव पावर पूछा है तो रिएक्टिव पावर आपका क्या आ जाएगा, रिएक्टिव पावर हो जाएगा 60 √2 इंटू 1.5 √2 और साइन कितना हो गया, साइन 60 हो गया, दैट इज √3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 38.9 VAR, वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। तो ये हो गया रियल एंड रिएक्टिव पावर। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, अपेरेंट पावर एंड कॉम्प्लेक्स पावर। तो ये भी बड़ी आसानी से निकाल देंगे हम लोग, अपेरेंट पावर और कॉम्प्लेक्स पावर। तो अपेरेंट पावर का मतलब क्या होता है आपका, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका मैग्नीट्यूड। तो मैं यहाँ पे इससे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा अब VRMS और IRMS, दैट इज अवर अपेरेंट पावर। तो ये कितना हो गया 60/√2 और 1.5/√2, तो ये हो गया आपका, ये तकरीबन 30 इंटू 15। ठीक है, तो ये पॉइंट चले जाएगा 0 से, तो कितना 15 दूनी 30, 15 था 45, तो S = 45। ठीक है, 45 और वोल्ट एम्पेयर, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट एम्पेयर, वोल्ट एम्पेयर। ये हो गया आपका अपेरेंट पावर, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब आपको क्या निकालना है, कॉम्प्लेक्स पावर निकालना है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स पावर अगर निकालना है तो कॉम्प्लेक्स पावर में मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, एंगल क्या रहेगा आपका, एंगल यही 60 डिग्री रहेगा, यही एंगल आपका 60 डिग्री रहेगा। बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बता देता हूं, क्योंकि आपको थोड़ा सिखा भी देता हूं कि कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या है, वोल्टेज इनटू करंट के कॉन्जुगेशन इससे करवाता हूं, है ना। बाकी तो नॉर्मली आप कर ही लेंगे। तो देखिए यहां पे वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है आपका एंगल के फॉर्म में, देखें 60 एंगल -10 डिग्री और करंट का कॉन्जुगेशन। तो पहले करंट कितना है 1.5। अच्छा आरएमएस में लिखना है तो हम लोग आरएमएस में भी कर देंगे, चलो अभी ऐसा कर देते हैं। और एंगल कितना है आपका, एंगल है 50 डिग्री, +50 डिग्री, बट कॉन्जुगेशन होने के बाद एंगल क्या होता है -50 डिग्री होता है ना, -50 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा आपका 60 इंटू 1.5
और ये हो जाएगा -60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 छकी 90, 90, और ये हम लोगों ने जो बाय √2 करना था ना RMS में, क्योंकि RMS VRMS IRMS रखना है, तो ये आपका क्या रहेगा 2, ये रहेगा 2, तो ये अल्टीमेटली आपका क्या हो जाएगा S = 45 एंगल -60 है ना। चाहते तो हम डायरेक्टली भी रख सकते थे। अब देखिए S = ऐसा भी कर सकते हैं 45 cos 60, ठीक है, और -j 45 sin 60। तब इससे क्या क्या हुआ, cos 60 हुआ, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/2, और इसको 1/2 करें 22.5 माइनस j, ये कितना हो जाएगा 38.9। तो असल में ये क्या मिल गया हमें, S = P - jq। देखिए वैल्यू वही है आपकी, P और Q की वैल्यू वही है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये इसलिए कराया आपको ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, सारे फॉर्मूले आपके रिवाइज हो सके। अब पावर फैक्टर एंड लोड इंपीडेंस, तो पावर फैक्टर तो हम लोग शुरुआत से ही निकाल लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 में हम लोगों ने क्या किया है, पावर फैक्टर ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 67 में तो पावर फैक्टर मुझे अलग से कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, पावर फैक्टर हो जाएगा cos 60, तो दैट इज 1/2 मतलब कि 0.5। अच्छा, अब लीडिंग है या लेगिंग है कैसे पता चलेगा, देखिए आपका जो करंट है, करंट आपका क्या वोल्टेज से करंट, क्योंकि आपका फेजर देखने का तरीका क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो आप करंट क्या है लीडिंग है, वोल्टेज से लीड कर रहा है, इसका मतलब पावर फैक्टर आपका क्या रहेगा, लीडिंग रहेगा, पावर फैक्टर लीडिंग रहेगा। और आपको पूछा है लोड इंपीडेंस। अब देखिए लोड इंपीडेंस पूछा है, तो अब आपको यहां पर रेजिस्टेंस और आपको रिएक्टेंस की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो वोल्टेज और करंट अगर आपको पता है तो इंपीडेंस पता चल जाएगा। इंपीडेंस कितना होता है, इंपीडेंस हो जाएगा आपका, वोल्टेज कितना है 60 एंगल -10, और ये हो जाएगा 1.5 एंगल 50 डिग्री, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा 60 में कन्वर्ट, तो Z = कितना हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 15 चौक 60, तो 40 एंगल -60। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर Z = 40 cos 60 -j 40 sin 60, ठीक है। तो यहाँ पर Z = कितना हो गया 40, ये 1/2, तो ये 20 माइनस j sin 60, तो कितना हो जाए √3/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20√3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो ये हो गया असल में Z = R - j XC, ये क्या है आपका कैपेसिटिव। अब देखिए डायरेक्टली कैपेसिटिव नहीं बोल सकते इसको हम लोग, ऐसा गलती मत करना कैपेसिटिव है, या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कैपेसिटिव नेचर का रहेगा, कैपेसिटिव नेचर का रहेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर्किट क्या रहा होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट आंखें बंद करके क्या बोल देते हैं कि ये तो आपका RC सर्किट रहा होगा। कौन सा रहा होगा, R और C सर्किट, क्योंकि लीडिंग है आपका पावर फैक्टर, क्या है लीडिंग नेचर का है, तो ये रिएक्टेंस है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि RC सर्किट होगा, बट ऐसा नहीं है। ये हो सकता हो आपका RLC नेटवर्क भी हो सकता है, जिसमें जो आपका कैपेसिटेंस है वो ज्यादा रहेगा इंडक्टेंस से। तो यहां पर सर्किट की पॉसिबिलिटी दो हो सकती है, RC सर्किट भी हो सकता था ये, और या RLC भी हो सकता था, बट RLC में कैपेसिटेंस का डोमिनेंस ज्यादा रहता, ठीक है। तो ये दो चीजें आप इंटरव्यू में कई बार पूछ लेते हैं, ऐसा दे देते हैं 20 माइनस समथिंग, तो माइनस देख के स्टूडेंट खुश हो जाते हैं कि सर ये तो RC सर्किट है। RC नहीं, RLC भी हो सकता है जिसमें कैपेसिटेंस डोमिनेंस रहे, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी, और लगभग सारे फॉर्मूले हमारे यूज हो गए। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन मान के इस क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करते रहिएगा, तो सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, ये क्वेश्चन 2018 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में पूछा गया है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले स्टूडेंट है वो डरिएगा मत, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके नेटवर्क के कॉन्सेप्ट से ज्यादा पावर सिस्टम के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा, ठीक है। इस वजह से ये इलेक्ट्रिकल में पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसको मैं प्योरली नेटवर्क का क्वेश्चन नहीं मानता, इसमें पावर सिस्टम का भी थोड़ा बहुत नॉलेज लगेगा, ठीक है। कैसा नॉलेज लगेगा पावर सिस्टम का, पावर सिस्टम का नॉलेज ऐसा लगेगा कि सपोज करिए जनरेटर है हमारा, और ये हमारा लोड है ना। इलेक्ट्रिकल वाले सुनिएगा, बाकी इसी वाले इग्नोर कर देना, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर वोल्टेज एंगल लोड एंगल और इधर V एंगल 0। तो जो आपका एक्टिव पावर ट्रांसफर होता है, एक्टिव पावर कैसे ट्रांसफर होता है, हायर लोड एंगल टू लोअर लोड एंगल, है ना। सेंडिंग एंड का जो पावर है, ये पावर जो आपका लोड एंगल है वो ज्यादा होता है
आपके रिसीविंग एंड से। ये ऑलरेडी मैं पावर सिस्टम के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया हूं। अब देखिए इस सर्किट को बहुत ध्यान से देखिए। इन द फिगर द वोल्टेजेस आर V1 ऑफ t, V2 ऑफ t और V3 ऑफ t का सब कुछ गिवन है। अब देखिए हम लिख लेते हैं। तो V1 कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा 100 एंगल 0, V2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 एंगल पाई बाई 18 मतलब 180 डिवाइडेड बाई 18, तो ये हो गया 10 डिग्री। और V3 कितना हो जाएगा, V3 हो जाएगा 100 और 36, तो 18 दोनों 36 और 5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए। द सर्किट इज साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट एंड आर लेस देन ओमेगा एल। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है वो लेस देन है, मतलब कि इंडक्टिव नेचर है इनका। इसमें अगर देखें R और L यहाँ पे भी लगा है, R और L यहाँ पे भी लगा है, और रेजिस्टेंस का जो क्वांटिटी वो कम से कम है, ज्यादातर इंडक्टिव ही डोमिनेंस होता है। तो सिमिलर टाइप के लोड हमारे प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते हैं। आपके जो इंडक्टिव 95% या बोल सकते हैं 85% इस अर्थ पे लोड है वो इंडक्टिव नेचर के हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडक्टेंस का RL जब लोड है तो उसमें इंडक्टेंस की मात्रा ज्यादा ही रहेगी कंपेयर टू दी रेजिस्टेंस। तो वही चीज यहां पे लिखी है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। P1, P2, P3 आर दी एवरेज पावर आउटपुट्स। तो इन जो वोल्टेज सोर्सेस आपके गिवन है एसी वोल्टेज, तो P1, P2 और P3, और तीनों का डायरेक्शन आप देखिए, तीनों का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, अपवर्ड डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन है। ऐसा लग रहा है इनको देख के कि तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, पावर दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं। बट आपको ये भी ध्यान रखना है ये कोई पावर सिस्टम नेटवर्क नहीं है, एक सिंपल सर्किट आपको नजर आ रहा है और इसमें कंजर्वेशन ऑफ पावर होना चाहिए। मतलब कि जितना आपका डिलीवरी है, मतलब आपका जितना जनरेशन है, जितना पावर जनरेट हो रहा है उतना ही पावर कंजप्शन होना चाहिए। दैट इज कंजर्वेशन ऑफ पावर, है ना। वैसे कंजर्वेशन ऑफ पावर यहां पर भी चलता है, बट यहां पे बहुत सारे लॉसेस और ये सब चीजें होती है पावर सिस्टम में। बट हमें यहाँ पे एक सिंपल नेटवर्क गिवन है और उसमें कहा गया है एक्टिव पावर के बारे में, और साथ में ये भी आपको पता चलना होना चाहिए कि जितना जनरेट होगा पावर उतना ही आपका क्या होगा, कंज्यूम होगा। अब देखिए कंजप्शन के लिए आपके पास क्या होता है, क्या इंडक्टर के अंदर एक्टिव पावर कंजप्शन होता है क्या, नहीं होता है। इंडक्टर तो एक्टिव पावर, मतलब एक्टिव पावर की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि आपसे एवरेज पावर के बारे में पूछा है। तो इसका मतलब है कि एवरेज पावर के कंपैरिजन में बात करें तो जो इंडक्टर है उसमें तो कोई एक्टिव पावर होता ही नहीं, जीरो होता है, वो तो लेता ही नहीं, वो तो सिर्फ रिएक्टिव पावर लेता है। तो एक्टिव पावर लेता कौन है, रेजिस्टेंस लेता है, बट रेजिस्टेंस की वैल्यू तो ऑलरेडी बहुत कम है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तीनों सोर्सेस में से कोई सोर्स जनरेट करेगा, कोई सोर्स कंजप्शन लेगा। मतलब कोई सोर्स आपका क्या करेगा, पावर जनरेट करेगा, और बचे हुए या तो दो या फिर एक जो सोर्स है वो पावर कंजप्शन करेगा। तभी तो आपका पावर क्या होगा, बैलेंस के, जितना जनरेट हुआ उतना ही कंजप्शन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं थ्योरेटिकल सॉल्व करूं तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारी एक्सप्रेशन और वही पावर सिस्टम के जो पावर रिलेशन मैंने पढ़ाए थे ना, जो इलेक्ट्रिकल वाले उनको तो पता होगा, वो सारे रिलेशन हमें लगाने पड़ेंगे। वोल्टेज इंटू करंट का कॉन्जुगेशन करके हर जगह पे एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर निकालना पड़ेगा, उससे सारी चीज पता चलेगी। बट उतना जाने की जरूरत नहीं है, हमें कॉमन सेंस बेसिस पे सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें हम ये बोल सकते हैं तीन वोल्टेजेस है यहाँ पे। अब ये तीन वोल्टेजेस के अगर फेजर ड्रॉ करें हम लोग, तो ये है हमारा V1 जो कि 0 डिग्री पे है, V2 कहाँ, V3 कहाँ पे है, V3 हमारा 5 डिग्री पे है, 5 डिग्री पे है, और V2 कहाँ पे है, 10 डिग्री पे है। तो सबसे ज्यादा एंगल किसका है, V2 का है। और मुझे पता है कि पावर ट्रांसफर होने के लिए हायर एंगल टू लोअर एंगल पावर ट्रांसफर होता है। तो नॉर्मली हम ये बोल सकते हैं कॉमन सेंस बेसिस पे कि जो V2 है, V2 से ज्यादा आपका जो पावर है वो क्या करेगा, जनरेट होगा। ज्यादा से ज्यादा पावर आपका क्या होगा, जनरेट होगा। तो V2 कहां चले गया हमारा, ये V2 हो गया, डायरेक्शन भी सेम बना हुआ है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव। एरो के डायरेक्शन के हिसाब से तो क्या हो रहा है, एरो के डायरेक्शन के हिसाब से तो तीनों के तीनों क्या हो रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, बट ऐसा होगा नहीं, तो जनरेशन यही करेगा। इसका मतलब P2 जो है डायरेक्शन सही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। P2 पॉजिटिव है, अपवर्ड एरो के साथ में P2 क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये तो डेफिनेटली जो सबसे ज्यादा एंगल रख रहा है, जो सबसे ज्यादा लोड एंगल रख रहा है अपने पास, तो वो तो कहीं ना कहीं जनरेट ही करेगा। अब बाकी के दो को देखते हैं, तो बाकी के दो, तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि तीनों बराबर हो ही नहीं सकते, जीरो नहीं हो सकते। दूसरा है P2 आपका क्या है, पॉजिटिव, डी वाला ऑप्शन भी हट गया, तो दो P2 पॉजिटिव वाले हैं। अब इसमें P3 आपका क्या है, जो P3 है वो आपका पॉजिटिव है एक ऑप्शन में, और दूसरा ऑप्शन में आपको क्या नजर आ रहा है, P3 नेगेटिव नजर आ रहा है।
तो P3 हमारा कहाँ है, ये है 5 डिग्री और 0 डिग्री, तो P1। अब देखिए P1 अगर देखें कंसिडरेशन में ले P1, तो ये असल में आपका जो रेजिस्टेंस है, ये जो यहाँ पर आपको कंडीशन गिवन है कि रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, तो अगर ये आपका जनरेट कर रहा है, यहाँ पे जनरेशन हो रहा है, इसका मतलब करंट इस तरीके से जाएगा और बाकी के करंट के डिवीजन इस तरीके से इसमें पावर चले जाएगा। तो ऐसा मान सकते हैं कि जो बचे हुए दोनों सोर्सेस है, क्योंकि ये तो आपका रिसीविंग एंड पे ही लगा हुआ है, V1 जो है वो 0 डिग्री पे है, इसका मतलब उसके पास तो आएगा ही आएगा। और इसके कंपैरिजन में अगर देखें इन दोनों पॉइंट्स पे, क्योंकि ये वोल्टेज है V2 और ये वोल्टेज है आपका V3 वोल्टेज, तो इन दोनों के कंपैरिजन में, और ये V1 वोल्टेज है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में इसका लोड एंगल इससे भी ज्यादा है और इसका लोड एंगल इससे भी ज्यादा है, तो यहां से पावर अगर देखो तो पावर इस तरीके से जाएंगे, है ना। तो ये पावर सिस्टम का नॉलेज है। लोड एंगल हायर लोड एंगल से लोअर लोड एंगल की तरफ एक्टिव पावर ट्रांसफर होता है, तो इसका मतलब है कि इस टर्मिनल से एक्टिव पावर ऐसे जाएगा, जो कि अपोजिट टू द एरो है। इसका मतलब है कि P1 आपका निगेटिव और P3 भी आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मजा आया। तो ये पावर सिस्टम से रिलेटेड हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर लोड एंगल और इसके कॉमन सेंस बेसिस पे लोड एंगल का नॉलेज अगर है तो आप एक्टिव पावर लिख सकते हैं। और पूरे पावर सिस्टम में हमने देखा कि एक्टिव पावर इज रिलेटेड टू दी लोड एंगल। ठीक है, तो लोड एंगल जिधर का हाई होगा तो हाई लोड एंगल टू लोअर लोड एंगल, चाहे वोल्टेजेस सेम हो, है ना। देखिए नेटवर्क वाले स्टूडेंट क्या सोचते हैं, जो सिंपल नेटवर्क पढ़ते हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो यहां पर पोटेंशियल एक रख दो, 1 एंगल 30 डिग्री और 1 एंगल 0 डिग्री, तब भी आपका क्या होगा, एसी के अंदर पावर ट्रांसफर हो सकता है। इधर वोल्टेजेस से कोई मतलब नहीं है, डीसी होता तो वोल्टेजेस से मतलब होता, हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज, बट एसी है, इस वजह से लोड एंगल पे काफी मैटर करता है। ठीक है, तो ये पावर सिस्टम से रिलेटेड हम बोल सकते हैं, कॉमन सेंस बेसिस क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इन द फिगर an RLC load is supplied by 230 volt 50 hertz single phase source, the magnitude of the reactive power। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ द रिएक्टिव पावर का आपको मैग्नीट्यूड पूछा है सिंपली। ठीक है, अब देखिए यहां पर रिएक्टिव पावर पूछा है, तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं सोर्स है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय द सोर्स से आने वाला रिएक्टिव पावर। तो ये वोल्टेज कितना है, 230 है, 230 एंगल 0। ठीक है, अगर मुझे यहाँ का करंट पता चल जाए, और फाई एंगल पता चल जाए कितने से है, तो मैं वोल्टेज इंटू करंट डिवाइड इंटू साइन फाई भी लगा सकता हूँ, ये भी सब चीजें लगा सकते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग कि यहां से मैं क्या कंसिडर करता हूं, एक आई करंट कंसिडर करता हूं। ठीक है, और ये वोल्टेज जो 230 वोल्टेज है, ये 230 एंगल 0 यहां पे लिख देते हैं। तो यहां पर अब हम लोग क्या लगा देते हैं, नोडल एनालिसिस लगा देते हैं। नोडल एनालिसिस लगा देंगे तो 230 एंगल 0 डिवाइडेड बाय 162.6 प्लस जे 162.6। ठीक है, दोनों कर दिया। और उसके बाद एंगल यहाँ पे प्लस 230 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, माइनस जे 230, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनकमिंग आई करंट। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, दोनों वैल्यू सेम है तो एंगल तो 45 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं 2 मिनट के एलसी से, तो ये आ जाएगा आपका 162.6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 230 डिवाइडेड बाय 229.95 और एंगल 45 डिग्री। ठीक है, प्लस ये कितना 230 कैंसल, ये माइनस जे का मतलब क्या है, माइनस 90 डिग्री ऊपर जाके प्लस, तो 1 एंगल 90 डिग्री इक्वल टू आई। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 230 डिवाइडेड बाय 229.9, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 एंगल माइनस 45 प्लस 1 एंगल 90 इक्वल टू करंट। अब इसको खोल देते हैं, तो इसको खोल देंगे तो cos 45 माइनस जे साइन 45, और ये हो जाएगा सिंपल जे, है ना, 1 एंगल 90 को मैंने जे लिख दिया, तो ये हो जाएगा cos 45 1/√2 माइनस जे 1/√2 प्लस जे इक्वल टू आई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.707 और 1 माइनस 0.707, तो ये हो जाएगा माइनस जे 0.293 इक्वल टू करेंट। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड और एंगल लिख देते हैं, तो 0.707 माइनस 0.2
तो मैग्नीट्यूड हो गया इसका, करंट का मैग्नीट्यूड हो गया आपका 0 पॉइंट, है ना, मैग्नीट्यूड का साइन नहीं लगाते, 0.765 और एंगल हो जाएगा -22.51 डिग्री। ठीक है, -22.51 डिग्री हो गया करंट। अब करंट आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर वोल्टेज 0 डिग्री पे है तो cos फाई एंगल जो है वो 22.5 होगा। तो Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं 230 वोल्टेज इंटू करेंट 0.765 इंटू साइन 22.51 तो 230 इंटू 0.765 इंटू साइन 22.51 तो ये हो गया आपका 67.36 वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि रिएक्टिव पावर कैसे निकालना है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि सर यहाँ पे S इंटू आई करंट कॉन्जुगेशन करके वैसे भी कर सकते थे, बट क्यों कंजुगेशन करना, बहुत ये क्योंकि 0 डिग्री है तो डायरेक्टली आपको आसानी से फेजर ड्रॉ करते आता तो साइन का एंगल पता चल जाएगा। तो VRMS IRMS cos फाई, ये बाय डिफॉल्ट अगर ऐसा लिखा तो वो RMS क्वांटिटी ही होता है, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो बाय डिफॉल्ट RMS। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, बट इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए थोड़ा सा सीखने वाली बात है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत ही आसान हो जाता है मशीन पावर सिस्टम पढ़ने के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन नंबर 70। अ हाउस होल्ड फैन कंज्यूम्स 60 वॉट एंड ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.315 एम्पेयर, RMS है ना, RMS लिखा है देखिए। व्हेन कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट RMS 50 हर्ट्ज सिंगल फेस means the reactive power drawn by the fan in volt ampere reactive is। क्वेश्चन गेट 2021 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट ईयर का क्वेश्चन। देखिए यहां पर एक फैन है आपका, ये आपका क्या है, फैन है ना, फैन, और ये आपका वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है ना, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। चलिए तो ये कितना कंज्यूम कर रहा है, ये कंज्यूम कर रहा है 60 वॉट, और ये वॉट है, इसका मतलब एक्टिव पावर है। आपको करंट कितना ड्रॉ कर रहा है, 0.3125 करंट है जो कि RMS है, और 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपका सप्लाई है। और आपसे पूछा है कि यहां पर कितना रिएक्टिव पावर होगा, कितना रिएक्टिव पावर होगा। अब आपको पता है रिएक्टिव पावर निकालना है तो उसके बहुत सारे फॉर्मूले, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे पावर गिवन है, पावर गिवन है, करंट गिवन है, वोल्टेज गिवन है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि P इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई, ऐसा लिख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये cos फाई भूल जाते हैं जिसकी वजह से सब गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे कितना हो गया 60 वॉट, किलो रहे तो 10 to the power 3 लगाना मत भूल जाना है ना। वोल्टेज कितना है 230, करंट कितना है 0.3125 और cos फाई, तो यहाँ से हमें cos फाई पता चल जाएगा, पावर फैक्टर पता चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा cos फाई 60 डिवाइडेड बाय 230 इंटू 0.3125, तो ये हो गया आपका 0.834, और ये हो जाएगा आपका कॉस में ना, तो एंगल निकाल देते हैं। तो एंगल कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू 33.40 डिग्री, पावर फैक्टर एंगल आ गया। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पावर ट्रायंगल का यूज करके P इक्वल टू, नॉट P इक्वल टू, Q इक्वल टू P tan फाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पावर ट्रायंगल से लिखा था ना। tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस Q बाई P है ना, ये फाई, ये Q, ये P है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, 10 और 33.40, तो ये कितना हो गया 60, 10, 33.40, तो 39.56 VAR, दैट इज अवर रिएक्टिव पावर। तो आपको सारे पावर के क्वेश्चंस भी मैंने इस तरीके से करवा दिए हैं। एट दिस नोड आपका पूरा स्टडी स्टेट एनालिसिस फिनिश होता है, जिसमें RMS, एवरेज, पीक को कैसे इंस्टेंटेनियस में, मैग्नीट्यूड और एंगल को कैसे आपको इंस्टेंटेनियस में इंस्टेंटेनियस से कैसे कन्वर्ट करना है, कौन से फॉर्मूले यूज करना है, cos ओमेगा t प्लस 90 माइनस प्लस 180 क्या कैसे कन्वर्ट करना, सब कुछ सिखा दिया है। तो इतने क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं इनका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है। और ये जो पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनके लिए बहुत नया नहीं हो, कि वो मशीन पावर सिस्टम में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। आपके मशीन में अगर बात करें सिंक्रोनस कंडेंसर की तो वहाँ पे यूज़ करते हैं, पावर सिस्टम में तो पूरा एक यूनिट पढ़ाया है। खासकर इंस्ट्रूमेंटेशन वाले या इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट इसको लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, और लगभग जो फॉर्मूले हैं आपको, वो फॉर्मूले जो मैंने यहाँ पे पढ़ाए हैं, कहाँ पे,
पावर के फॉर्मूले बता देता हूं, एक जगह पे मैंने बताए हैं। इसके बाद ये वाले फॉर्मूले, इतने फॉर्मूले का यूज होता है, इससे ज्यादा यूज नहीं होता है। सारे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में काफी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ये फॉर्मूले ध्यान रखना है किस तरीके से अप्लाई हो रहा है, उतना सेंस रखना है आपको सिर्फ और सिर्फ। तो स्टडी स्टेट एनालिसिस से आपके 3-4 लेक्चर में डर भाग गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और नहीं भी भागे तो भी जी सेंटर एप्लीकेशन के चैट बॉक्स पे आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन पे जाना, जो लोग अभी सेकेंड ईयर में हैं या फिर अर्ली स्टेजेस में अपनी प्रिपरेशन के और अच्छे से पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट्स को, तो वो भी पढ़ते रहिए वहाँ पे। और वहाँ पर आप चैट बॉक्स में अपना ऑडियो फाइल भी भेज सकते हैं। तो और जितने ज़्यादा अपने जूनियर्स को आप गाइड करें, जी सेंटर के एप्लीकेशन पर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एक अफोर्डेबल सिस्टम, जहां पर स्टूडेंट अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एक वेल फॉर्म रिकॉर्डेड सेशंस देख सके और अपना बेसिक कम से कम दाम में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके। तो आपके सपोर्ट की वजह से ही प्ले स्टोर पे इतना हाईएस्ट रेटिंग मिला है हमें गेट इंडस्ट्री में, और आपकी वजह से ये सिस्टम खड़ा है, नहीं तो कहीं का बिखर जाता। आपका सपोर्ट हमेशा रहा है, आगे भी रहेगा। तो अपने प्लीज जो भी जूनियर्स हैं, जो भी सेकेंड ईयर या आप जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो कहीं मल्टीनेशनल कंपनीज या मार्केटिंग के चक्कर में नहीं आ जाए। उनको एक सही गाइड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग नए यूनिट के साथ, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस पढ़ेंगे हम लोग बहुत अच्छे से, और वो अगली जो यूनिट है रेजोनेंस, बहुत ही क्रूशियल यूनिट है। रिसेंट ईयर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां से आते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रेजोनेंस के साथ।